वेलकम बैक गाइस। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। राइट, मैग्नेटिक सर्किट चल रहा है और अब उसमें हम मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस का पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके डिटेलिंग में चलते हैं हम लोग। तो द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स in a magnetic material subjected to the cycles of magnetization is known as magnetic hysteresis। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को रखते हैं और वो कॉन्स्टेंटली अल्टरनेट हो रहा है, मतलब कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी पोलैरिटी उसकी बार बार चेंज हो रही है, उसके पोल्स जो हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं। तो जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है, तो अंडर द नॉर्थ पोल उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, और उसके अगले ही क्षण जैसे ही वो साउथ पोल में कन्वर्ट हो गया अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उस ऑब्जेक्ट को भी अपने मॉलिक्यूल्स को रीअलाइन करना होता है इस नए पोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद फिर से नॉर्थ पोल, उसके बाद फिर से साउथ पोल, और हमारे ऑब्जेक्ट को भी बार बार ये रीअलाइनमेंट करनी होती है। तो जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होते हुए जो मेरी फ्लक्स डेंसिटी है वो थोड़ा सा लैग करती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। ठीक है, और इसी चीज़ को हम मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, तो ये है क्या। ठीक है, एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसे कहेंगे। ठीक है, एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कॉन्स्टेंटली मैग्नेटाइजेशन तो चेंज हो ही रही है, हर समय हो रही है, लेकिन उसमें से भी अगर हम उसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करना चाहें तो वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी होगी, पहले हमको ये समझना है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक आयरन पीस जो कि अनमैग्नेटाइज्ड है, ठीक है, उसको हम मैग्नेटाइज करते हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे डायरेक्शन में, और उसके बाद उसको फाइनली हम क्या करते हैं, डीमैग्नेटाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इस ओरिजिनल कंडीशन को हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन से होके आया है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये मेरा आयरन पीस है, इट इज़ सेड टू बी गोइंग थ्रू द वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये समझते हैं। अब उसके बाद लेट्स सी आगे क्या है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ को रेफरेंस के लिए हम समझते हैं। ये मेरा H है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगाएंगे तो मेरा -H की तरफ हम चले जाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। उसी तरह ये मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब मान लो हम एक आयरन पीस को एक मैग्नेटिक फील्ड में अभी नहीं रखे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे है, यानी अनमैग्नेटाइज्ड है ओ पॉइंट पे। ठीक है, अब हमने यहाँ से एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई किया। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अप्लाई होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मेरा इंक्रीज़ करने लगा। अब जितना ज़्यादा हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ा रहे हैं उसी के रिलेशन में जितनी भी इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी होगी आयरन के, उस प्रोपोर्शन में मेरा फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रहा है और O से पॉइंट A तक बढ़ता रहा। ठीक है, तो जो
ए पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेरी आई है, अगर इस पॉइंट के आगे हम एच को बढ़ाएंगे तो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी, यानी पॉइंट ए पे आके मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो है वो सैचुरेट कर चुकी है, अब इससे ज़्यादा वो नहीं जाने वाली। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, बी मैक्स कह देंगे, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट वॉट एवर एच इट हैव टेकन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि अब तो हम देखते हैं कि ठीक है, इससे ज़्यादा बी मैक्स हमको मिल नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, एच को हम थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये पाया कि अब जब मैंने एच को कम किया तो जो मेरा ए पे अभी तक पाथ था ओ से ए पे, तो ये ए से ओ के पाथ को ना लेते हुए इसने एक नया ही पाथ अब चुना। ठीक है, और वो धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हमारी कम होने लगी और कम होते होते एक पॉइंट आया कि हम एच को कम करते जा रहे हैं और हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी जो है वो कम होती जा रही है। इसको मिटा देता हूँ, अभी और बनाना है। ओके, अब हमने क्या देखा कि मेरी एच की वैल्यू हम कम करते जा रहे हैं और हमारी बी मैक्स की वैल्यू भी देखो यहाँ पे धीमे धीमे कम होती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट पे आके हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है जिसको हम कम किए जा रहे थे वो वापस हो चुका है ज़ीरो। ठीक है, लेकिन उस मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब मेरा ज़ीरो है, ठीक है, तो क्या उस समय हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ज़ीरो है? नहीं, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो अभी भी है, किसके बराबर है, OB के बराबर है, राइट। इसी OB को हम बोल देते हैं रिटेंटिविटी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रिटेंटिविटी एक्चुअली प्रॉपर्टी होता है, ये OB जो है वो है हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, और एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को रख लेती है, अपने पास कुछ मैग्नेटिज्म होल्ड करके रखती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। तो हमने देखा कि हमारा जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो गया उसके बाद भी हमारा अभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं हुआ, यानी कि मेरा जो B है वो लैग कर रहा है हमारे मैग्नेटाइजिंग फोर्स से, क्या हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि H तो जीरो हो गया लेकिन हमारा B अभी भी जीरो नहीं हुआ। तो अब हम चाहेंगे कि इस B को जो OB मेरा कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच रहा है, इसको हम क्या कर दें, ज़ीरो कर दें, ये हम करना चाहेंगे, राइट। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस जीरो पॉइंट से हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाना चालू करते हैं। ठीक है, अब जब मेरा H नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो मेरा B और रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ से मेरा B और रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होते होते इस C पॉइंट पे आके मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ज़ीरो हो गया। तो हमने कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो यहाँ पे जीरो हो गया, लेकिन देखो OC एक वैल्यू है जो कि नेगेटिव वैल्यू है, और किसकी वैल्यू है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू। तो वो हमें कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स देना पड़ा जिससे कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी ज़ीरो हो जाए, उस फोर्स को हम बोलते हैं कोइर्सिव फोर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोइर्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि हम जब फर्दर और यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं अपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को और नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स में, तो हम देखते हैं कि जो मेरा फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो चुका था वो अब नेगेटिव वैल्यू की ओर
बढ़ जाएगा, और निगेटिव वैल्यू से बढ़ते बढ़ते वो माइनस बी मैक्स तक जाएगा, यानी अब इससे ज़्यादा वो नेगेटिव स्पेस में भी आगे नहीं जा सकता है, सैचुरेट हो चुका है। तो अब जब सैचुरेट हो गया तो इससे आगे जाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को फिर अपोजिट डायरेक्शन में यानी टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन देना स्टार्ट करेंगे। तो अब जब हमने उसको धीरे 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 पॉजिटिव डायरेक्शन देना स्टार्ट किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मेरा इस पॉइंट पे आया, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स मेरा फिर ज़ीरो हो गया, और इस बार निगेटिव वैल्यू ऑफ माइनस बी आर हमको मिलता है, ठीक है। और ये भी निगेटिव रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को ही शो करता है, राइट। उसके बाद हम एच को फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाना चालू करते हैं, और वो यहाँ से बढ़ते बढ़ते डायरेक्ट फिर यहाँ पे ही आके कंप्लीट होता है, और हमको एक लूप मिलता है, राइट। जस्ट मिनट गाइस, इसको मिटा दें। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक लूप ही तो मिला। पहले हमारा डायरेक्शन ये था, फिर हमारा डायरेक्शन ये होता गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर अंत में यहाँ आके मिल सा गया। तो ये एक तरह का लूप मिला, इसी लूप को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अपरेटस हमने यहाँ पे यूज़ किया था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है, उसमें क्या था, देखो उसमें कुछ है नहीं, इसमें यहाँ पे एक dp dt हम पोल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स कभी बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे कर रहे थे, उसके लिए जो स्विच थी वो था मेरा dp dt स्विच, डबल पोल डबल थ्रो स्विच, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है डबल पोल डबल थ्रो स्विच dp dt यूज़ हुआ था टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, ठीक है। ठीक है, अब ये जो जितना था वो सब इसी में है, इसको पढ़ के भी देखा जा सकता है, ठीक है। रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी ओ बी था मेरा, राइट, रिकॉल कर सकते हो पीछे से, अभी बताया था, ठीक है। इट मीन्स दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द आयरन पीस स्टिल रिटेन सम मैग्नेटिज्म, ठीक है। और द पावर ऑफ रिटेनिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वही रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल कहलाता है, ठीक है। एक ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ था, इसको रीड करते हैं, ठीक है। जो हिस्टेरेसिस इफेक्ट होता है दैट इज़ लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच, ठीक है, ये क्यों होता है, is due to the opposition offered by the magnetic domains या molecular magnets to the turning effect of magnetizing force, ठीक है। Once arranged in an orderly position by the magnetizing force, the magnetic domains do not return exactly to the original position. In other words, the material retains some magnetism even after the removal of the magnetizing force. This results in the lagging of B behind H. जो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रीअरेंज हो रहे हैं हर बार जैसे जैसे करंट रिवर्स हो रहा है, और उसकी जो नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में रिवर्स हो रहे हैं, तो उस समय मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट या मैग्नेटिक डोमेन्स भी चेंज हो रहे हैं, और जब वो हर बार चेंज हो रहे हैं तो वो प्रीवियस पैटर्न को नहीं फॉलो करते हैं। इसी वजह से जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिवर्स कर रहे थे तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का कर्व था वो रिट्रेस न करते हुए एक नया ही पाथ ले रहा था, ठीक है, ये चीज़ था, राइट। अच्छा, ये था द वैल्यू ऑफ एच ओ सी जो था required to wipe out residual magnetism is known as coercive force, ठीक है। फिर हम ये नेगेटिव वैल्यू तक भी गए थे, नेगेटिव द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, सब चीज़ वही है, ठीक है। जो पीछे एक्सप्लेन किया वो सब यहाँ पे रिटन फॉर्म में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि when a magnetic material is subjected to one cycle of magnetization, B always lags behind H,
so that the resultant BH curve forms a closed loop called hysteresis loop. ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये बहुत अच्छा है, कि फॉर द सेकेंड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिमिलर लूप ABCDEF फ्रॉम, तो वो ठीक है, जाने दो। हाँ, कह रहा है कि अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल जो कि लोकेटेड है एक कॉइल में, जिसके थ्रू से एक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी फ्लो कर रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स हो रहे हैं वही तो फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो कह रहा है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक सेकंड में 50 फुल साइकिल बन रहे हैं एक सेकंड में। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एक सेकंड में ही 50 हिस्टेरेसिस लूप भी बन रहे हैं, ठीक है। 50 लूप्स विल बी फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 50 कंप्लीट साइकिल्स बन रहे हैं तो एक सेकेंड में 50 हिस्टेरेसिस लूप बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्टेरेसिस लॉस देखो क्या था, अब ये समझते हैं। देखो हमको पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन से होके गुजर रही है, ठीक है, यानी कि एक बार मैग्नेटाइज हो रही है एक डायरेक्शन में और फिर अदर डायरेक्शन में। इसके वजह से एक एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। और एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है? ड्यू टू द मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन इन द मटेरियल, that is the domains or molecular magnets of the material resist being turned in first in one direction and then in another, ठीक है। और इस वजह से वो रेजिस्ट करते हैं और उनके विल के खिलाफ हम ये काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक एनर्जी हमको स्पेंड करनी पड़ रही है। तो एनर्जी इज दस एक्सपेंडेड इन द मटेरियल इन ओवरकमिंग दिस अपोजिशन, ठीक है। और ये जो लॉस है ये हीट के फॉर्म में होता है और इसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कह देते हैं, ठीक है। तो देखो हिस्टेरेसिस लॉस उन हर जगह प्रेजेंट होगी जहाँ उन सारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में प्रेजेंट होगी जिसके आयरन पार्ट जो हैं वो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन से होकर गुजरते हैं, ठीक है। और हिस्टेरेसिस इफेक्ट का या हिस्टेरेसिस लॉस का ऑब्वियस इफेक्ट यही होगा कि मशीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये हम कभी नहीं चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी मशीन्स लगी हैं वो गर्म होती रहें? हम डर जाएंगे, राइट। तो नहीं, हम हिस्टेरेसिस लॉस को कम से कम ही रखना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारी मशीन एफिशिएंटली वर्क करती रह सके, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस के कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, ठीक है, हालांकि वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। एक अगर ये फार्मूला ये देखा जा सकता है कि अगर हमको कभी ये निकालना हो कि हिस्टेरेसिस लॉस पर साइकिल वो कितना होता है, तो वो होता है मेरा WH, जो हम कहेंगे हिस्टेरेसिस लॉस पर साइकिल, तो वो होता है मेरा वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ लूप, ठीक है। तो जो भी हमारा आयरन है उसका वॉल्यूम क्या है और उसके हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है उसका अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हिस्टेरेसिस लॉस पर साइकिल, ठीक है। अब अगर ये तो हो गया एक साइकिल की बात, ठीक है, एक साइकिल यानी कि एक टाइम पीरियड की बस बात हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछ ले, ठीक है, तो एक साइकिल की बात तो होगी नहीं, उसमें तो एक सेकंड में जितने भी साइकिल्स बने उन सब का हमको हिस्टेरेसिस लॉस निकालना पड़ सकता है। तो उस केस में जो हिस्टेरेसिस पावर लॉस होगा वो मेरा हो जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस पर साइकिल इनटू फ्रीक्वेंसी। तो हिस्टेरेसिस लॉस पर साइकिल क्या था? वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ लूप और इनटू में फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ओके। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप एंड द साइज ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है।
तो देखो 3 चीज़ें हैं जो मेरे हिस्टेरिसिस लूप का शेप और साइज़ दोनों को प्रभावित करते हैं। पहला है मटेरियल, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप लार्जली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अगर मेरा मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा तो मेरा जो लूप मेरा लूप है वो नैरो बनेगा। और अगर ईज़िली मैग्नेटाइज नहीं होगा तो मेरा जो लूप है वो वाइडर बनेगा, ठीक है। इस वजह से सही मटेरियल का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगला फैक्टर जिस पे मेरे हिस्टेरिसिस लूप का शेप और साइज डिपेंड करता है वो होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। जो लूप एरिया होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी लूप का जो एरिया है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अगर हमारा लूप का एरिया बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये है it is clear that the loop area increases as the alternating magnetic field has progressively greater peak values। तो अगर मेरा एरिया ऑफ लूप बड़ा हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि उसके जो पीक की वैल्यू है वो भी बड़ी हो रही है, ठीक है। और तीसरा है द इनिशियल स्टेट ऑफ द स्पेसिमेन। तो द शेप एंड साइज ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। अब हम समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। द स्मॉलर द हिस्टेरिसिस लूप द लेस इज द हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। तो पहली बात, जितना छोटा लूप होगा, जितना लूप मेरा छोटा होगा उतना ही मेरा लॉस भी कम होगा, ठीक है। ये समझने, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब देखो हमको छोटा लूप कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें जो छोटा लूप मिलता है वो मिलता है सिलिकॉन स्टील, ठीक है। सिलिकॉन स्टील का जो लूप है वो हमें बहुत छोटा देखने को मिलता है। देखो ये रहा मेरा सिलिकॉन स्टील का लूप, ठीक है। इस वजह से सिलिकॉन, क्योंकि देखो सिलिकॉन स्टील का बी कितना ज़्यादा है, देख लो यहाँ से यहाँ तक भी है, लेकिन इसका जो मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कितना ज़्यादा है, बी नहीं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वैल्यू है। लेकिन अगर इसका कोएर्सिव फोर्स देखो तो कोएर्सिव फोर्स की वैल्यू कितनी छोटी है, राइट। यानी कि इस सिलिकॉन स्टील को ईजिली हम जो करंट को रिवर्स करके हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर रहे थे तो उसके लिए बहुत कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स की ज़रूरत है, यानी कि ईजिली हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं सिलिकॉन स्टील में। लेकिन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन स्टील जो है वो इसी वजह से इस्तेमाल होता है बहुत ही एक्सटेंसिवली ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए, ठीक है। और रोटेटिंग मशीन्स में भी हम सिलिकॉन स्टील को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखते हैं सिलिकॉन स्टील के कंपैरिजन में अगर हम हार्ड स्टील को देखें तो हार्ड स्टील का देखो कितना ज़्यादा है एरिया, लूप एरिया या हिस्टेरिसिस लूप कितना ज़्यादा है। ऑफ कोर्स इसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वैल्यू है वो तो ज़्यादा है, लेकिन हमको यहाँ पे देखा जाए तो हमको हाई कोएर्सिव फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। और जो रॉट आयरन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं सिलिकॉन स्टील और हार्ड स्टील के बीच की होती है, यानी कि अच्छा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और फेयर
कोएर्सिव फोर्स। तो अब देखो जो हार्ड स्टील हमने देखा वो क्या कह रहा था कि इस मटेरियल के पास है हाई रिटेंटिविटी, जो मैंने ये वाला बताया भाई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा है तो हाई रिटेंटिविटी होगी, और कोएर्सिविटी भी, इसकी कोएर्सिविटी भी ज़्यादा है। इस वजह से हार्ड स्टील जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? कि अच्छी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है तो बहुत समय तक ये मैग्नेटिक, मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड करके रखेगा, और ईजिली डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा, क्योंकि इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए एक अच्छे अमाउंट का मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी लगेगा। तो हार्ड स्टील किस लिए होता है? परमानेंट मैग्नेट बनाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, बहुत उपयुक्त होता है। लेकिन क्योंकि इसका एरिया ऑफ लूप लार्ज हार्ड स्टील का, ठीक है, इसके वजह से हार्ड स्टील में हिस्टेरेसिस लॉस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और हार्ड स्टील से कभी भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स नहीं डिज़ाइन करते, क्योंकि मेरी मशीन डिज़ाइनिंग में मेरा प्राइमरी फोकस यही होना चाहिए कि हम लॉसेस कितने कम से कम कर सकें। और हार्ड स्टील की तो प्रॉपर्टी ही यही है कि उसका हिस्टेरेसिस लूप बड़ा है, यानी कि लॉस ज़्यादा आएंगे हार्ड स्टील यूज़ करने को, ठीक है। और अब रॉट आयरन का देखते हैं। इसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो फेयरली गुड है, कोएर्सिविटी भी फेयरली गुड है, तो इस वजह से रॉट आयरन को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो ये हार्ड स्टील है। अब हार्ड स्टील का खुद से देखो कितना ज़्यादा कोएर्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी अच्छा है। लेकिन उसी की जगह देखो तो अगर सॉफ्ट आयरन को, तो सॉफ्ट आयरन का भी तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एक्सीलेंट है और कोएर्सिव फोर्स कितना कम है, राइट, है कि नहीं? तो इस वजह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम देखो क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो सॉफ्ट होगा या तो हार्ड होगा, ठीक है। अगर सॉफ्ट है तो हम उसको सॉफ्ट आयरन बोलेंगे, और अगर हार्ड है तो उसको हार्ड स्टील बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सॉफ्ट आयरन और हार्ड स्टील, क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज़ एक तरह से एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, है कि नहीं? खुद से देखो, एक में कितनी हाई कोएर्सिव फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, एक में हल्के से कोएर्सिव फोर्स पे ही काम हो जा रहा है, राइट। तो अब समझते हैं, खुद से इसका खुद से आंसर देना है, ठीक है, आंख बंद करके। सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस लूप कैसा होगा? सॉफ्ट आयरन का नैरो होगा, राइट, और हार्ड स्टील का क्या होगा? लार्ज एरिया होगा। रिटेंटिविटी देखी जाए तो दोनों की ही हाई है, राइट, और अगर कोएर्सिविटी देखी जाए तो सॉफ्ट आयरन की लो है और हार्ड स्टील की क्या है? हाई है। सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी देखी जाए तो सॉफ्ट आयरन की हाई है या एक्सीलेंट बोलेंगे, और हार्ड स्टील की गुड बोल देंगे, ठीक है। तो अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं और ये चैप्टर फिनिश करते हैं, मतलब ये टॉपिक फिनिश करते हैं। तो द परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट, अच्छा परमानेंट मैग्नेट हम किससे बना देते हैं? हार्ड स्टील से बना देते हैं, याद करो पीछे। परमानेंट मैग्नेट के लिए हमने हार्ड स्टील यूज़ किया था, ठीक है। तो अब देखो जो परमानेंट मैग्नेट हैं वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, तो वो हार्ड स्टील भी हो सकते हैं, कोबाल्ट, हार्ड कोबाल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, कोबाल्ट स्टील हो सकते हैं या कार्बन स्टील हो सकते हैं। तो क्योंकि इन मटेरियल के पास हाई रिटेंटिविटी होती है तो मैग्नेट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है, और इनके हाई कोएर्सिविटी की वजह से वो ईजिली डीमैग्नेटाइज भी नहीं होता है बाई स्ट्रे मैग्नेटिक,
तो परमानेंट मैग्नेट जो हैं वो हार्ड स्टील से बनते हैं, और या फिर हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा अच्छा टर्म है कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, फिर फेरोमैग्नेट देखो हार्ड है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टील अगर है तो हार्ड स्टील, अगर कोबाल्ट है तो हार्ड कोबाल्ट, या फिर कोबाल्ट स्टील, या फिर कार्बन स्टील। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हमने रॉट आयरन यूज़ किया था पीछे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो टेम्पोररी मैग्नेट्स हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं, यानी कि सॉफ्ट आयरन से बनते हैं। ठीक है। सिंस दीज मटेरियल्स हैव लो कोएर्सिविटी, दे कैन बी easily demagnetized, and due to high saturation flux density they make strong magnets। ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना रहे हैं तो करंट रिवर्सल होगा, और करंट रिवर्सल होगा तो ऑफ कोर्स हम ऐसा ही मटेरियल चूज़ करना चाहेंगे जिसकी कोएर्सिविटी कम से कम हो, ताकि वो ईजिली अपने डायरेक्शन को मैनिपुलेट कर पाए। फिर हम देखते हैं द ट्रांसफार्मर कोर। तो द ट्रांसफार्मर कोर्स आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हेन अ ट्रांसफार्मर इज इन यूज, its core is taken through many cycles of magnetization. Energy is dissipated in the core in the form of heat during each cycle. The energy dissipated is known as hysteresis loss and is proportional to the area of hysteresis loop. Since the soft ferromagnetic material have narrow hysteresis loop, smaller hysteresis loop area, they are used for making transformer cores. ठीक है। And with this part of the magnetic circuit is completed. I hope you guys liked it. Thank you.